बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शाज़िया। अच्छा साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे इमरान खान साहब के जो हालिया इंटरव्यूज़ हैं गैर मुल्की मीडिया के में जो उन्होंने दिए हैं उसके हवाले से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो शहजादा सलमान का जो दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ है उसके हवाले से भी, और उसके ऊपर मैं चाहूँगी कि आप उस तनाजुर में बात कीजिए कि 2016 में जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त भी वो दौरा इन हालात की वजह से मुलतवी करना पड़ गया था, जिसका पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे गए आर्टिकल के हवाले से हम बात करना चाहेंगे, और इसके साथ साथ अमेरिका में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने हाल ही में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से कुछ सवालात पूछे गए, कुछ सबूत मांगे गए जिसके ऊपर जवाब नहीं था, और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, खान साहब के शुरू से एक चीज उनकी बड़ी मशहूर है कि हर चीज पे यू टर्न लेना। अब उसके बाद ये नजर आ रहा है कि खान साहब बल्कि गलत बयानी भी कर रहे हैं। हर चीज जो एक कदम आगे जाते हैं फिर दो कदम पीछे आ जाते हैं। अब चाहे उसमें वो जो इंटरव्यू उन्होंने दिए उसमें किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके, और फिर उन्होंने उसका जो है वो बार बार जो पाकिस्तान के सहाफियों पे इल्जाम लगाते हैं कि लफाफा सहाफी जो है कि ये उनकी गलती है कि वो तोड़ मोड़ लेते हैं। लेकिन खान साहब, आप वो सवाल आपके कातलाना हमले का करती रही, आप जवाब क्रिकेट से देते रहे। अब इसमें वो लफाफा सहाफी जो है जो आप कह रहे हैं उनका क्या कसूर है? आप बल्कि मैं समझता हूँ एक और ज्यादती हुई है पाकिस्तानी कौम ने जो आपने तैयार की जिहाद के लिए। वो जो खवातीन, फौरन खवातीन जो लेती रही है इंटरव्यू, बाद में उनको रेप की धमकियां देते रहे, उनको कत्ल के उनको धमकियां देते रहे। तो ये जो आपने प्यादे तैयार कर दिए हैं जिहाद के लिए खान साहब, ये पहले ज़ियाउल हक साहब ने किया था तो 20-25 साल लगे थे सफाई करने में। अब जो आपने नई कौम तैयार कर दी है, यहां तक मुझे दुख का अफसोस, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, जावेद चौधरी साहब ने अगले दिन अपने आर्टिकल में लिखा था कि वो लाहौर से जब मोटरवे पे चढ़ने लगे तो वहां सिर्फ 15-20 लोगों ने उसको ब्लॉक किया, और एक बच्चा लाठी लेकर उसने हमला किया जावेद चौधरी साहब पे। उसकी उम्र 13 साल थी। उस 13 साल के बच्चे की एज थी स्कूल जाने की, मोटरवे पे डंडे उठा के घूमने की उसकी एज नहीं थी। खान साहब, आपने जो ये किया है जो पाकिस्तान के साथ, कभी देखा है आपने कि पाकिस्तान का बनेगा क्या? और उसको मैं थोड़ा सा, अगर आप खासकर अगर बात की जाए, मैं हमेशा मिसाल देने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपका कंपैरिजन फर्स्ट वर्ल्ड के साथ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने आपको 1947 में आपसे अलग हुए हैं, आज एप्पल की फैक्ट्री चाइना से छोड़ के इंडिया चली गई है, आईफोन अब इंडिया में बनेंगे। आपके 13-13 साल के बच्चे डंडे और आग लेकर सारा कुछ फिर रहे हैं मोटरवे पे, जो कोरिया ने बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी वो। आप तो 2 ईंटें नहीं लगाने की सीधे सलाहियत रखते। तो खान साहब, आपने ये जो सारी तैयारी की है, आज अगर आपको चाबियां पकड़ा दी जाए, आपने अब तो कहना शुरू कर दिया कि मुझे अब लोग बहसीते नया अगला वजीर आज़म मुझसे दूसरे मुमालिक राब्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर एक मिसाल के लिए सोचा जाए जी, अब पहुंच जाते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आपके अकॉर्डिंग टू 3.5 साल के रैकेट से अब आगे पाकिस्तान किस तरह चलाएंगे आप उस्मान बुजदार को वापस ले आएंगे? आप उसके बाद आज जो सबसे बड़ा जो एक इंकशाफ, अच्छा खान साहब उसका जवाब देने से भी कासर रहे, कातलाना हमले का भी खान साहब अपनी ब्लड रिपोर्ट भी देने से कासर रहे, एक्सरे भी सही तरीके से नहीं दिए गए। फिर जो गोलियों के निशान है, राना सनाउल्लाह साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है कि अगर आज भी 4 गोलियां इनके टांगों में प्रूफ हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। लेकिन आप उनका जवाब नहीं देते। आपसे सवाल गंदम किया जाए, जवाब आप चने देते हैं उसका। दूसरा सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ पिछले दिनों में, मैं बताना चाहूंगा, जो रिपोर्ट छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर जी, उसमें यह लिखा गया है कि पाकिस्तान में वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा इदारा था जो 75 साल की सारी जलालत और सारा कुछ करने के बावजूद वो एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन था, और उसमें यह लिखा गया कि वो इंस्टीट्यूशन आपके एटॉमिक एसिड्स का रखवाला है। अब आपने उस पर अटैक किया, आपने उसको खत्म करने की कोशिश की।
तो आज अगर वो ना रहा तो फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तान की हिफाजत कौन करेगा? आपको चाहिए, आप कहते हैं मैं जर्नैल भी उस्मान बुजदार टाइप के हूं, आपके असद आपके इस तरह के चौहान साहब जैसे आपके आर्मी जर्नैल। तो ये आपने जो पाकिस्तान के साथ किया है, कमजोर तरीन करके आपने जो जो कर रहे हैं, इसमें अगर कोई ये देखा जाए, जो एक, मैं तो इस चीज पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन शक जरूर होता है कि आपकी वजह से पाकिस्तान के एटमी एसेट्स भी अब सेफ नहीं है। अब मैं उससे थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो नया पंडोरा खोला है खान साहब ने, पाकिस्तानियों को ज़हनी मरीज करके छोड़ेंगे। वो नया पंडोरा क्या था? फाइनेंशियल टाइम्स, जिसके खिलाफ खान साहब पहले खुद बोलते रहे हैं, कहते रहे हैं कि मैं इनके ऊपर हर जाने का दावा करूंगा, फिर उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे हैं। उस इंटरव्यू में खान साहब ने क्या फरमा दिया, मैं हैरान हूं। उन्होंने कहा छोड़े, साइफर को भूल जाए, साइफर हिस्ट्री हो गया, मैं आगे चले। जी, बिल्कुल, मैं यही क्वेश्चन आपसे करने लगी थी कि उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि साइफर जो है वो माजी का किस्सा हो गया और अब अमेरिका के ऊपर भी मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा। नहीं जी, अमेरिका के ऊपर इल्जाम करना, वो तो पहले भी लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया था शाज़िया। उधर ये बिल्कुल रात के अंधेरे में उनके तरले लेते हैं, पांव पड़ते हैं, सुबह उठ के मीर जाफर। फिर तकरीर के अंदर इन्होंने हैंडलर्स की बात की है कि जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है वो हैंडलर्स के हाथ में है, और रात को उन्हीं हैंडलर्स के पांव पकड़ लेते हैं जाकर। और बिल्कुल उसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देख, अब अमेरिका को कह रहे हैं यहां पे मुसलसल $25,000 महीने का दे के उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। एक तरफ उनके पांव पड़े हुए अमेरिकन के, दूसरी तरफ कहते हैं जिहाद इनके खिलाफ करना है हमने। गुलामी और आका, और गुलामी और आका। अगर आप आ जाएंगे, आपके पास चीज क्या है, किस चीज से चैलेंज करेंगे? आपकी इकोनॉमी तो 7 बिलियन है सारी, एसेट्स तो 7 बिलियन है आपकी। जब खाने को कुछ नहीं होगा तो लोगों की मिन्नतें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? इस आंकड़ के साथ जो आप कह रहे हैं, इससे खाना मिल जाएगा आपको? वो जो 4 करोड़ लोग बैठे हैं बगैर छत के, आपकी आंकड़ से, इससे अनाज से उनको खाना मिल जाएगा। और खान साहब, आप खुदा के लिए, आपके बच्चे आए, सिक्योरिटी के साथ आए, 3-4 दिन रहे और वापस चले गए। लोगों के बच्चों के साथ आप खेलने करते, रखना था ना उनको, यहाँ पे जिहाद कराना था उनसे जिहाद कराते ना वो गोल्ड स्मिथ के बच्चे। खान साहब, ये कौम के साथ मजाक ना करें। पाकिस्तान के साथ आपने जो मजाक किया है, हिस्ट्री लिखेगी, तारीख लिखेगी कि इसको किस तरीके से तबाह हुई थी कौम। क्योंकि जिस तरीके से आपने जो कुछ किया है, पाकिस्तान के फौज, हर इदारे को आपने, अदलिया को बदनाम किया, आपने फौज को बदनाम किया है, हर इदारे को, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपने छींटे फेंके। कौन सा इदारा आपने छोड़ा है? बता दें इदारा। बल्कि मेरी ख्वाहिश है, कभी मुझे को बंदा पाकिस्तानी चैलेंज करके कहे कि यार देखो हमारा फलां इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा चल रहा है, तुम रोजाना क्यों ये करते हो सारी बातें? मेरी ख्वाहिश है पीआईए देख ले, रेलवे देख ले आप, स्टील मिल देख ले आप। मेरा बस कोई इदारा एक ही बता दें आपने 75 साल में ये फलाना इदारा बनाया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। आप सोच सकते हैं कि यहां आपके कोई एप्पल आईफोन यहां पे असेंबल कर सके? आप कहते हैं हम इंटरनेशनल, हम ये कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी यार आके किस तरह करेंगे भी, आके चेंज किस तरह करेंगे? आपके अच्छा साजिद साहब, एक और चीज, सोशल मीडिया के ऊपर आज जो ज्यादातर पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी सिंपैथी दिखाई जा रही है। मैं चाहूंगी उसके ऊपर भी बात करें कि इमरान खान साहब को अपनी वो दिखाने के लिए, अपने ऊपर हुआ हुआ जुल्म दिखाने के लिए अपनी पट्टियां खोल के जख्म दिखाने पड़ गए, ताकि लोगों को यकीन आए कि उनके ऊपर हमला हुआ था और उनको इस तरह से जख्म आए हैं। वो वीडियो पूरी शेयर की गई, जिसको पीटीआई के फॉलोअर्स जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी दिखा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अपना वो सारा कुछ जो है वो वीडियो के थ्रू दिखाना पड़ गया कि ये देखेंगे मेरी चोट लगी है, मेरे जख्म आए हैं। शाज़िया, दिखाना इसलिए पड़ा कि लोग उनकी बातों पे अब यकीन नहीं करते। खान साहब पार्टी कर देते तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, लॉन्ग मार्च पे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। ये वजह है। वजह ये है कि लोगों की सपोर्ट हासिल नहीं है। खान साहब सिर्फ इंटरनेट पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पार्टी है, फेसबुक पार्टी है। इनको वोट कौन देगा? भूख से लोग मर रहे हैं वहां पे, इन्फ्लेशन से मर रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें देखें, उनके पास होश नहीं लोगों को। खान साहब को सिर्फ अमीर लोगों के जो बिगड़े पे बच्चे और जो खवातीन घरों में बोर हो रही हैं, जो रिश्ते ढूंढती फिर रही हैं, वो शाम को इनके पार्टी के लिए आ जाती है वहां पे। देखे ना मोटरवे पे 15-15। मुझे ये बताएं, इनको जो सिटिंग वजीरों को क्या जरूरत थी फौज
पुलिस की प्रोटेक्शन में जाके फिर भी 15-15, 20-20 लोग, असद मुनीर साहब आपके असद साहब जो है वो अगले दिन असद उमर साहब जो है वो लड़ रहे थे फैसलाबाद किसी के साथ, यहाँ बंदे कोई नहीं जलसे में आया, कुर्सियां सारी खाली पड़ी, वीडियो भी सामने आ चुकी है, वीडियो आ चुकी। तो दर हकीकत लोग इनको इतना पसंद नहीं करते जितना ट्वीट ने और फेसबुक ने इनका हवा बना रखा है। एजेंसियों को दूसरी चीजों को भी पता है इस चीज का, लेकिन अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा कि जो कौम के बच्चे होते हैं मुस्तकबिल वो होते हैं, इन्होंने उनको तबाह कर दिया, ज़हनी हालत उनकी खराब कर दी। सबसे बड़ी बात यह है इन्होंने अटैक किया है कौम के नर्व्स पर। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अटैक किया, इन्होंने पेशावर एडवर्ड कॉलेज में जाके अटैक किया। तो जब आप कौम की जो छोटी पनीरी होती है जब वो तबाह कर दें तो कौम का मुस्तकबिल तो तबाह है। तो इन्होंने खान साहब ने नर्व सिस्टम को तबाह किया है। दर हकीकत लोगों को इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है जितना हवा क्रिएट करते हैं लोग असल में समझ, और इसी वजह से इनको पट्टियां दिखानी पड़ी, और वो पट्टियां भी लोग उस पर भी यकीन नहीं कर रहे। लोग कहते हैं वो पट्टियां भी गलत थी। देखे ना, राणा सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज कर दिया फिर दोबारा कि अगर 4 गोलियां हो जाए मैं ऐसे छोड़ दूंगा। और दूसरा ब्लड, मैंने एक इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल नॉट पाकिस्तानी, इंटरनेशनल मीडिया पे सुना है कि इन्होंने ब्लड रिपोर्ट नहीं दी थी और इनके एक्सरेज जो है वो डूबियस है, क्योंकि अपने हॉस्पिटल में गए हैं। उसकी वजह यह है 150 किलोमीटर 125 किलोमीटर चला के कुछ जाता है 4 गोलियों के साथ। इस चीज का जवाब दे दें। खान साहब असल में हकीकत यह है, अगर तरीके से देखा जाए तो खान साहब किसी बात का भी जवाब ना दे सके हैं, ना देने की सलाहियत रखते हैं। अब तोशा खाना की बात आज कर लेते हैं जी। उमर फारूक साहब जो आके जिन्होंने स्टेटमेंट दी है दुबई से, उन्होंने जो कहा है कि ग्राफ घड़ी जो है जिसके अंदर खाना काबा बना हुआ था, और ये उसी सऊदी अरेबिया खान साहब बगैर जूतों के जराबों के जाते थे, और उसी खाना काबा वाली घड़ी उन्होंने बेच दी है उस बंदे ने। अब उस बंदे के खिलाफ चढ़ जाएंगे जी, कहेंगे ये बंदा जी ये शहबाज शरीफ का रिश्तेदार है। बिल्कुल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जिनका इंटरव्यू हुआ है, जिसने घड़ी दिखाई है, उसको ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक फ्लॉप ड्रामा लेकर आ रहे हैं, फ्लॉप ड्रामा सामने लाया जा रहा है ताकि लोगों को बता सकें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। खान साहब पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बस वो असदर हकीकत ये है ना कि वो बच्चे जो हैं उनकी आंखें और कान बंद कर दिए गए हैं। खान साहब ने उनको जो नारा अमल बिल मारूफ का दिया है, जिहाद का दिया है, बस वो उसमें बेचारे गुम है उसमें, इससे लगा। लेकिन ये कि बहुत नुकसान हो रहा है कंट्री। मेरा नहीं, मुझे अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने आने वाले आर्मी चीफ का किरदार भी जो है वो उसको भी उन्होंने उस पर भी अटैक कर दिया कि जो आएगा ये जरदारी कोई और नवाज शरीफ की पसंद का आएगा। तो यार 5 बंदे आर्मी जनरल हैं, वो ना नून लीग से हैं ना पीपल्स पार्टी के, वो तो आर्मी के जनरल हैं। किस तरीके से 5 लोगों को लाया जा सकता है आगे भी उसमें नंबर में? कैसी बातें कर रहे हो? वो तो फौज के जर्नैल है, नून लीग के जर्नैल थोड़ी है वो। लेकिन उनके किरदार भी इन्होंने अभी से ही उनके कीचड़ फेंक दिया उन्होंने। और मैं हमेशा ये कहता हूँ शाज़िया, ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था ग्रीक सिविलाइजेशन के दौर से। वो कहते हैं जिस कौम को तबाह करना हो उनको ये अगर बाबर करा दिया जाए कि तुम्हारी पुलिस और फौज तुम्हारे खिलाफ है तो वो खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल खान साहब ने, मैं हमेशा इनका नाम मैकियावेली रखता हूं, क्योंकि मैकियावेली भी पावर और मनी हागरी था। वो कहता मुझे पावर चाहिए चाहे जिस तरह भी, कोई मॉरल्स किरदार नहीं था उसमें। अब देखें खान साहब भी बिल्कुल उसी तरह कर रहे हैं कौम के साथ। बिल्कुल मेरी समझ चांद ग्रहण के ऊपर। अब मुझे ये बताएं, किसी है इस्लामिक कंट्री में वो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण या इन चीजों के ऊपर बिलीव किया जाए, काले जादू पे, इन चीजों पे 8-8 मन मुर्गियां जलाना, ये कोई इस दौर में पॉसिबल है? बात करें तो फिर ये लौंडे लपाड़े पीछे पड़ जाते हैं। इस्लामिक है ये, इस्लाम में इसकी इजाजत है काले जादू की? मेरी तो समझ से बाहर, मैं तो इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन है, इस्लाम में इजाजत है कि काले जादू की टोने की? मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि एक बंदा जिसके ट्रेलर के ऊपर अमर बिल मारूफ लिखा है, वो चांद ग्रहण को फॉलो कर रहा है, वो काले जादू पे बिलीव कर रहा है। मैं हैरान हूं इस चीज पे कि हाउ ये पाकिस्तान के मौलवी, वैसे तो नाम वो श्रीलंकन का तो गला काट दिया था मौलवियों ने, जिंदा चला दिया था, तो ये काले जादू को मौलवी किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण से फैसले सारे होने, ये क्या चीज है? मेरी तो समझ से बाहर है। अब मैं तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सारी जिंदगी मैं इन चीजों को कंडेम करता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में जहां पढ़ता था, जब मैं
हर दीवार पे लिखा होता था काला जादू बाबा बंगाली, काला जादू बाबा बंगाली, महबूब आपके कदमों में। तो मैं तो हैरान होता था यार, ये और ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा ये महबूब कदमों में लेके फिर रहा है, ये मैं तो हैरान हूं इस चीज पे, ये क्या व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। चले फिर कौमे इस तरह ही होता है, 75 साल के ड्रामे पिछले देख ले तो आगे एक ड्रामा और से। अच्छा साजिद साहब, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुलतवी कर दिया गया है और उसकी रीज़न ये है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसके पेश नज़र ये दौरा मुलतवी किया गया है। और अगर हम माजी की सूरत हाल देखें तो उसमें भी हम देखते हैं कि 2016 में जो पार्लियामेंट के सामने धरना दिया गया था, उस वक्त भी चाइना के प्राइम मिनिस्टर का दौरा पाकिस्तान था, जो कि उन हालात की वजह से मुलतवी करना पड़ गया था और पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था उसके बारे में। आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है, मैं ये क्वेश्चन है मेरा पूरे पाकिस्तान से, अगर आपकी जीटी रोड ब्लॉक हो, एक वजीर आजम कह रहा हो कि मैं वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के आसपास पिंडी पे अटैक करूंगा, आपका क्या ख्याल इन सर्कमस्टांसेस में किसी को पाकिस्तान आना चाहिए? किसी ज़ी शऊर आदमी को, जिसको खासकर अपनी जान प्यारी है, उसको आना चाहिए वहां? मैं खुद ना जाऊं पाकिस्तान, आप कह रही मोहम्मद बिन सलमान नहीं आया वहां? मैं शाजिया एक दफा, इन्होंने पिछली दफा धरना दिया था, इन्होंने और कादरी साहब जो गए थे कनाडा से, मैं खुद फंस गया था वहां जाके, फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी क्योंकि एयरपोर्ट के पास इन्होंने कंटेनर रख के हर चीज बंद कर दी थी। तो इस वक्त जब कंट्री जल रहा हो, मुल्क जल रहा हो, कोई काबिल फहम आदमी, पढ़ा लिखा इंसान जाता है उस मुल्क में। आप कह रही मोहम्मद बिन सलमान नहीं आया। हाँ, ये दुख मुझे जरूर है कि उस बंदे ने आके इस्लामाबाद में $500 मिलियन का हॉस्पिटल बनाना था, सलमान हॉस्पिटल। $5 मिलियन उसने देना था कराची के अंदर, 50 मिलियन उन्होंने देना था कराची के अंदर, एक कराची इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंजीनियरिंग सेल बनाने के। $10 बिलियन का उन्होंने एमओयू साइन करना था ग्वादर में रिफाइनरी के लिए। 450 बिलियन का उन्होंने पैकेज आपको देना था, आपको सैलाब वालों के लिए। किसी के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो अब क्या होगा उसका। लेकिन चले कोई नहीं, ये बदनसीब मुल्कों के साथ ऐसे होता रहता है। ना हुकूमत ने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में। हुकूमत क्या है, हुकूमत वो मिस्र से उठे हैं, वो लंच करने लंदन चले गए। लंदन जाके उन्होंने कहा जी मैंने 2-4 दिन और यहाँ रहना है, उन्होंने कह दिया मुझे कोविड हो गया, वो उधर ही लेट गए। अब तो आ गए पाकिस्तान, लेकिन उनके भी माथे पे कोई बल नहीं है। इस तरह थोड़ी बंदा जाता है कि आप मिस्र गए हैं और कंट्री पीछे जल रहा है, वहां पे बुरे हालात हैं और आप कहते हैं मैं लंच करने लंदन पहुंच गया। ये बातें जो आपने जाके लंदन में की फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन चले ये तो फिर वो उसको वो करे ना जो कौमें जिंदा होती, जिनको एहसास हो कि मेरे मुस्तकबिल पाकिस्तान का क्या है। और ना हुकूमत के कोई इख्तियार है ना कुछ है, 100 वजीर इन्होंने रखे हुए जो करंट हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब। तो चले कोई नहीं, फिर ये कौन सा पहली दफा हुआ, वो कहते नहीं। अब तो बात यही है, खान साहब से पूछा जाए तो वो कहते खान साहब से, हाँ इन्होंने तोशा खाना का जवाब ये दिया था, उन्होंने कहा जरदारी भी तोशा खाना का कर गया था। हाँ जी, वो नवाज शरीफ भी गाड़ी ले गया था, और फलाना BMW गाड़ी ले गया था। खान साहब उन्होंने रियासत मदीना नहीं बनाने का वादा किया था भाईजान, और ना उनके हाथ में तस्बीह होती थी, और ना वो सऊदी अरेबिया जाते थे नंगे पांव से। ये आप हैं जिनके ट्रेलर के ऊपर लिखा हुआ है अमर बिन मारूफ, उसका मतलब ये है कि आप सिर्फ हक में है, बाकी सारा पाकिस्तान बातिल पे है। आपको टाइटल दिया गया। इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि अगर मेरी FIR दर्ज नहीं हो सकती है तो एक आम आदमी के लिए इस मुल्क में क्या होता होगा। उनका ये भी एतराज़ है कि जो FIR दर्ज की गई है उसको वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं है। जो दरख्वास्त हमने दी है उसके मुताबिक FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसमें 3 अहम तरीन अफराद के नाम जो हैं वो उनको बतौर मुल्जिम उसमें नामजद किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें 3.5 साल में इन्होंने फिर पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं की? जब आए थे कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो आप रिफॉर्म कर जाते ना। अब मैं दूसरा बात कहूंगा, हुकूमत इनकी अपनी है वहां पे, तो FIR होनी चाहिए थी एक। अब दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि लाहौर में बैठे हैं आप, जमान पार्क में, आपने वहां रेत के बोरियों की दीवारें बना ली हैं, जिस तरह वियतनाम की वार है, जिस तरह अफगानिस्तान में बैठे हैं आप, जिस तरह जंग होने वाली है। और उसके बाद वहां पंजाब पुलिस गई है, तो 50 कमांडो जो आपने सुबह सरासे मंगाए, उन्होंने उनको एंटर ही नहीं होने दिया। तो वजीर आजम की FIR ही नहीं दर्ज हो रही, वजीर आजम खाना जंगी की तरफ लेके पाकिस्तान को जा रहा है। लाहौर के अंदर आपको किला बनाने की क्या जरूरत थी?
और अगर आपके घर के बाहर गोलियां हैं, आपको अपनी जान प्यारी है, तो जो दूसरी दुनिया मर रही है गोलियों के साथ, उनका क्या बनना है? 15,000 पुलिस वाले तो आपके लॉन्ग मार्च पे चले गए हैं। तो जब लोगों को, जराइम पेशा लोगों को ये पता चला होगा कि 15,000 उधर चले गए हैं, पीछे उनकी तो फिर लाटरी निकल आई ना। कभी आपने सोचा? और उन 15,000 लोगों की तनख्वाह कौन दे रहा है? हुकूमत पंजाब दे रही है। नया ट्रालर आपके लिए बन रहा है हुकूमत पंजाब के खर्चे पे। और आपको पता है कि तकरीबन उसका 50 लाख रुपया पर डे खर्चा है। लॉन्ग मार्च का हुकूमत पंजाब दे रही है। तो खान साहब, ये आप पुलिस रिफॉर्म कर लेते ना 3.5 साल, आपने क्या की कानून साजी? आप कहते थे कि हम पुलिस का नक्शा बदल देंगे, कुछ किया था आपने 3.5 साल में? कर लेते तो आज आपकी FIR भी हो जाती। और दूसरा, FIR खान साहब इस तरह नहीं होती फिक्शनल चीजों पे। मैंने 6 महीने पहले कहा था एक बंदा हो सकता है कि मुझे कत्ल कर दे, इस तरह FIR होती है। किसी कानूनदान से पूछ लें। आपने अब अहमद खान साहब को अंदर रख लिया है साथ अपने केसों के लिए, उनसे मशवरा कर लेना था, इस तरह FIR होती। आप कहते जी मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफा मुझे गुस्से से देखा था सऊदी अरबिया के अंदर, उस पर FIR कर दें। ये कैसी बात हुई? इस तरह थोड़ी होता है ये मजाक। आप तो बल्कि पुलिस का और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता ना। कानून कानून होता है। जो मौके से पकड़ा गया बंदा, FIR उसके ऊपर होनी है, शवाहिद पेश करें। आपको सवाल किया जाता है जब इंटरनेशनल लोग पूछते हैं टीवी चैनल पे, तो आप आगे से 1990 के वाकया सुनाना शुरू कर देते हैं, क्रिकेट मैच के। ये तो नहीं ना होता इस तरह बात। तोशा खाना का आपके पास कोई जवाब नहीं है, फराग होगी का कोई जवाब नहीं है, रियाज मलिक के पैसे जो आप खा उड़ा गए सारे, उसका कोई जवाब नहीं है, शहजाद अकबर साहब, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप समझते हैं आप दुनिया के सबसे स्मार्ट तरीन इंसान है, और 25 करोड़ लोगों को जिस तरीके से आपने बेवकूफ बनाया, आपकी अकलमंदी नहीं है, उन लोगों का मैं समझता हूं कसूर है जो सुबह शाम आपको कहते हैं बिरुल मोमिन। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी, शहबाज शरीफ साहब पे जो हरजाने का केस है, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? उसके बारे में देखिए, हरजाने का केस, पहले भी इस तरह के केसेस जो थे वो उनके मेरा मकसद तो शहबाज शरीफ साहब है, उनके खिलाफ एक तो कोई भी चीज प्रूव नहीं हो सकी अभी तक देखा जाए तो। और उसमें हरजाने का केस है, उस पर देख लेंगे आप, शहबाज शरीफ साहब जो है वही विल बी विक्टोरियस इन दैट केस। अभी तक तो प्रूव नहीं हो सका कुछ भी उनके ऊपर। अच्छा, साजिद साहब, अमरीकी इंतखाबात चल रहे हैं, क्या सूरत हाल है? आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ज्यादा लीड कर रही है? और मिड टर्म इलेक्शंस के क्या असरात होंगे अमेरिका की तमाम जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर और अमेरिका के हालात के ऊपर? देखिए, इस पे मैंने आपको कहा था पहले कि रेड वेव आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने यूके में देखा, दूसरे ममालिक में देखा, इन्फ्लेशन से लोग बेजार हैं, एनर्जी क्राइसिस, वाकई एनर्जी क्राइसिस है यूक्रेन वार की वजह से। और यहाँ पे भी हालात ऐसे ही थे, ओपन ड्रग मार्केट्स और बॉर्डर खुले हुए हैं। लग रहा था कि यहाँ लोग रेड वेव आएगी, लोग रिपब्लिकन्स को वोट देंगे, लेकिन कई फैक्टर हैं इसके। अब रिपब्लिकन पार्टी ऑलमोस्ट सेनेट तो हार चुकी है, ज्यादातर गवर्नर भी डेमोक्रेट आए हैं, बड़ी थिन मेजॉरिटी से रिपब्लिकन जीतेंगे, लेकिन वो भी हार के बराबर है। तो अभी आज के मैं देख रहा था 218 चाहिए उनको मेरा ख्याल है, और 216 रिपब्लिकन जो है उनके पास हाउस की सीटें आ चुकी हैं। लेकिन इस मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट पार्टी जो है वो मैं उन्हीं को समझूंगा कि वो जीत है उनकी, कि उन्होंने और उसका कई मैंने आपको बताया था कि एक तो जो स्विंग वोटर्स थे वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अपने कौमी मुफाद को छोड़कर अपनी पार्टी के अंदर ही रहे हैं। कंट्रीज डिवाइडेड, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। और दूसरा, इसमें यहाँ पे अमेरिका के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म होने बड़े जरूरी हैं। डेमोक्रेसी इज फेलिंग पीपल, डेमोक्रेसी इज फेलिंग नॉट ओनली इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इज फेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी अब आ चुकी है, एक नई टर्म है जिसमें जो आपके लीडर हैं दे बिहेव लाइक डिक्टेटर्स। जो सियासी लीडर, जमहूरी लीडर, उसकी मिसालें पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जमहूरियत इज इन क्राइसिस, डेमोक्रेसी इज इन क्राइसिस, नॉट ओनली हियर, यूके, इंडिया, पाकिस्तान में तो खैर डेमोक्रेसी थी ही नहीं कभी, ना आगे नजर आ रही है। मर्जी के साथ चलते हैं, इदारों के साथ चलते हैं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट ही आपके सियासी लोगों को पैदा करती है, वही लाती है, वही तजर्बे करती है। और ये भी इन्हीं का तजर्बा था, पिछले भी सारे तजर्बे उन्हीं के थे, नवाज शरीफ साहब का भी, भुट्टो साहब का भी, सब उन्हीं के बच्चे जमहूरियत हम तैयार करके कौम को देते हैं, वो कौम को लूटते हैं, सारे खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं।
अच्छा साजिद साहब, अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। उनकी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो सामने आई, जिसमें तशद्दुद के हवाले से ये सामने आया कि उनकी 2 उँगलियाँ टूटी हुई थीं, नाखून नोचे गए थे, पसलियाँ टूटी हुई थीं, उनके जो बुलेट्स के निशान हैं, उनकी कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के निशान मिले। कहा जा रहा है कि कील के निशान मिले हैं, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया मारने से पहले। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जबकि आज हम लोग देख रहे थे कि एक और चीज़ सामने आ रही है कि वहाँ पे जो शूटिंग रेंज है वो ठेके पर दिया गया था अमरीकी एजेंसी के कुछ लोग थे उनको, और एजेंसी के नहीं थे, अमरीकी कुछ लोग थे जिनको वो ठेके पर दिया गया था, और इस वाक़े के फ़ौरन बाद वो ठेका मनसूख कर दिया जो कि $4 करोड़ में किया गया था। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के ऊपर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ये केस किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? इसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी आज बात की। उन्होंने कहा कि 6 लोग अगर मिल जाए तो 4 घंटों के अंदर उसका रिजल्ट निकल आएगा। 6 लोगों को अगर इंटरव्यू कर लिया जाए तो सारा मसला ठीक हो जाए, सारे तय तक पहुंचे। सलमान इकबाल साहब का, खुरम साहब का, उनके भाई साहब का, और कुछ पीटीआई के लोगों को उन्होंने नाम लिया। अगर उनका इनसे इंटरव्यू करने का चांस मिल जाए तो 4 घंटे में ये सारा फैसला सामने आ जाएगा। उनके पोस्टमार्टम के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म की राय है। जो जिन उंगलियों और पसलियों की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में मैं आर्टिकल पढ़ता रहा हूँ कि ये शायद पोस्टमार्टम के दौरान पोस्टमार्टम का प्रोटोकॉल होता है, उसको देखने के लिए वो सारी चीजें देखते रहे हैं। ये तशद्दुद में नहीं टूटी, ये टूटी हैं ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई अभी तक ठोस जो है, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से कीनियन पुलिस जो है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। उन्होंने भी वो लैपटॉप और सेल फोन नहीं दिया तज्जिए के लिए। और दूसरा इसमें जो मैं देख रहा था कि वहां पे जो पाकिस्तानी कौंसल जर्नल है उसकी भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने भी जो यहाँ से इन्वेस्टिगेटर थे उनके साथ कोई सही प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके कीनियन गवर्नमेंट पे या कीनियन पुलिस के ऊपर। लेकिन ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं हुआ है। हमेशा ही जमहूरियत के जो या करप्शन की चीजों को कवर अप करने के लिए कुर्बानियां जर्नलिस्टों की दी जाती हैं, हमेशा देते रहे हैं। और दूसरा अरशद शरीफ साहब का ट्रेड ऑफ प्रोफेशन वो था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो जो कि इंतहाई खतरनाक चीज होती है। उन्होंने लोगों के जाती चीजों में उनके फाइनेंशियल गेम के अंदर एंटर होकर चीजों को निकालना होता है, तो वो बड़े उनके पास काफी राज मौजूद थे और कई क्वेश्चन मार्क है खासकर। और उसमें क्वेश्चन मार्क पीटीआई वालों पे भी जाते हैं जो अब उनके कफन को उठा जिंदा अरशद शरीफ उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जो डेड बॉडी लेकर उसको उन्होंने लॉन्ग मार्च का आगाज उनके नाम पे किया। लेकिन कई चीजों के जो क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो पीटीआई वाले भी नहीं दे पाते, क्योंकि खान साहब ने इसका नारा लगाया था कि मैंने उनको बाहर भेजा था। तो खान साहब जो है उनको भी चाहिए कि इन चीजों के जवाब दें उनको कि क्यों भेजा, कहाँ भेजा, आपने क्या मदद की, किन लोगों की तरफ से खतरा था उनको। ठीक है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप दें। फैसल वाडा साहब के पास सुना है कुछ इंफॉर्मेशन है और उनसे इंटरव्यू किया जाएगा। आप देखें क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन जितना भी अफसोस किया जाए कम है कि अरशद शरीफ साहब he was a wonderful journalist regardless whatever his opinion was। लेकिन छोटे छोटे बच्चे उनके देख के तो दिल दुख होता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म अगर देखा जाए तो एक बहुत पुरवकार पेशा है। क्योंकि इसके बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। जर्नलिज्म जब तक उसको पता नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि जर्नलिस्ट जो है उनकी सेफ्टी के लिए दुआ की जाए और इकदाम किया जाए। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मुझे और साजिद साहब को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।